दिया। वेलकम बैक नाजरीन। अपने मेहमानों से बात करेंगे रेंजर इख्तियारात पर, लेकिन इससे पहले कि अपने मौजू की तरफ आऊँ, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ज़फ़र अली शाह साहब। ज़फ़र अली शाह साहब, ब्रेक पर जाने से पहले एक मुख्तसर सी मगर पुरअसर सी वीडियो दिखाई जिसमें हनीफ अब्बासी साहब कुछ बहनापे का तस्करा कर रहे थे। आसिफ अली जरदारी साहब का उन्होंने नाम लिया, फिर एक मॉडल हैं अयान अली साहिबा, फिर दुबई की किसी फ़्लैट का नाम लिया। तो ये इस रिश्ते के हवाले से, इस मुनासबत से कोई आप जुमला ऐड करना चाहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस भाई बहन के रिश्ते की तस्करे करने की क्या ज़रूरत थी? उसमें अवाम पाकिस्तान की तवज्जो लेने की क्या ज़रूरत थी? क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ पर्सनल चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। मैं तो बड़ा दूर रहता हूँ इन बातों से। तो कोई भी हो, अगर दिस वे दैट वे, उधर से या इधर से, कोई भी ये पर्सनल जो है अटैक और पर्सनल गुफ्तगू जो है, ये अच्छा नहीं लगता। ये ना लोग पसंद करते हैं और ना खुद कहने वाले की पर्सनैलिटी के लिए ये बेहतर होता है। राइट सर, अपने मौजू की तरफ आते हैं। सर, ये मुझे बताइएगा, सिंध में रेंजर्स इख्तियारात के मामले को हर मरतबा लटका दिया जाता है। आपके ख्याल में क्या असरार इस मामले से वाबस्ता है कि हर मरतबा दस्तावेज़ पर दस्तखत करने में कम से कम 72 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा नामालूम कितने दिन लग जाते हैं? क्या ऐसा असरार है इस मामले में? इसरार मास है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल पार्टी, जो कि आप देखें ना, 3 साल हो गए हैं इस कराची एक्शन को, और ये कराची के अमन के लिए जो कुछ हो रहा है, और उसमें रेंजर्स के इस्तेमाल और रेंजर्स और वो कानूनी तरीके से वफाक की मर्ज़ी से और ख़ुद पाकिस्तान पीपल पार्टी का जो इक़्तिदार है उनकी मर्ज़ी से, उनके वज़ीर आला की मर्ज़ी से, और जो सबसे पहली मीटिंग हुई जिसको प्रिजाइड किया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने, उसमें तमाम स्टेक होल्डर जो है वो मौजूद थे। उसमें बिजनेसमैन थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, MQM थी, पाकिस्तान पीपल पार्टी थी, दीगर जो जमातें वो थी, और तय यही हुआ था। और उसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी की चूँकि वहाँ पर हुकूमत है, तो उनके वज़ीर आला को ही वहाँ का कमांडर और वहाँ का कप्तान बनाया गया था और लीडर बनाया गया था कि इनकी सरबराही में ये सारा एक्शन होगा। सारी अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा सर मुझे ये बताइएगा कि हर मर्तबा ये मामला डोल ड्रम्स में डाल दिया जाता है और हर मर्तबा 72 घंटों के बाद, 48 घंटों के बाद चौधरी निसार को इसके ऊपर बयान दागना पड़ता है, जिसके बाद तकरीबन 48 घंटे 72 घंटे का अरसा फिर दरकार होता है सिंध हुकूमत को रिएक्ट करने के लिए। तो ये कैंसर का इलाज पैनाडोल से क्यों किया जा रहा है आपके ख्याल में? मैं अर्ज़ करता हूँ ना आरफिन साहब, बात ये है कि इसलिए मैं थोड़ी सी हिस्ट्री सामीन को बताना चाहता था कि ये पाकिस्तान पीपल पार्टी की सब चीज़ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक, उसके सूबे के मुताबिक, उसके सूबाई दारुल हुकूमत में सब कुछ हो रहा था और होता है, और अमन हुआ है अल्लाह की मेहरबानी से। ये नहीं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ वहाँ की हुकूमत को या वहाँ के अवाम को। लेकिन पाकिस्तान पीपल पार्टी अननेसेसरी बगैर, यानी अपनी कोई ना कोई आइटम लेकर और उसका लीवर, कभी एक की किसी की गिरफ्तारी, कभी दूसरे की, कभी तीसरे की, उनकी गिरफ्तारियों पर फिर वो बात करना शुरू कर देती है और लीवर के तौर पर वो फेडरल को इस्तेमाल करती है इस अपने रेंजर्स के मसले को। राइट सर, ज़फ़र अली शाह साहब, आपसे कतई कलामी माफ मेरे दूसरे मेहमानों को मैं प्रोग्राम में इंडक्ट करूंगा। गिरफ्तारी से मुझे याद आया, मेरे साथ मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा शेख सलाउद्दीन साहब। सलाउद्दीन साहब, गिरफ्तारियों में नंबर 1 पे तो आप ही चल रहे हैं, लेकिन फिर मुझे ये बताइए सर, रेंजर्स से पुलिसिंग के इख्तियारात वापस लेने में क्या असरार कार फरमा हो सकता है? पुलिस की तरह रेंजर्स को बेदांत का शेर बना करके खड़ा कर देने में क्या हिकमत कार फरमा है? सबसे पहले तो तमाम जितने भी शुक्रिया मेरा उनको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस जगह मैं बैठा हूँ आपके प्रोग्राम के लिए, ये कायद-ए-आज़म के मज़ार के बिल्कुल करीब है। सारे कायदीन साहब, आपके पार्टिसिपेंट को मुझे आवाज़ नहीं आ रहा, कुछ सिलसिला ठीक करें ताकि मुझे आवाज़ आए, मैं फिर उसको रिस्पॉन्स करना होगा। जी शेख साहब।
जी शेख साहब, आप कंटिन्यू कीजिए। जैसे कि आपको मालूम है कि पूरे हाँ, तो ये जो है कवरेज जो की गई है, और यकीनन एक ऐसा जो मंजर देखा होगा आपने, लाखों लोगों का इज्तिमा कराची के अंदर, जो कि कराची के मसाइल के लिए, कराची में पानी के लिए, कराची में बिजली के लिए और वो तमाम बुनियादी हुकूक के लिए आज पूरा कराची जमा था यहाँ पर, और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है। अब मैं आता हूँ कि ये जो मामलात हैं, सिंध के मामलात, ये इस तरह के हैं कि जब इनको कोई चीज़ ऐसी नज़र आती है कि जहाँ पर उनके मामलात जो है वो क्लोज़ होते हुए नज़र आते हैं, तो ये सिंध हुकूमत हमेशा ये तर्ज़ अमल अपनाती है। हालांकि इस ऑपरेशन के लिए जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, उस वक्त भी मुत्तहिदा कौम मूवमेंट ने भरपूर तरीके से वेलकम किया था, क्योंकि कराची के अंदर जो दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, जराइम की वारदातें ज़्यादा हो गई थी। सर वैसे आप बात कर रहे हैं, टोकना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपने वेलकम इन्वर्टेड कॉमास में किया था। कभी सड़कें बंद, कभी एहतजाज, कभी बयान, कभी फलाना, कभी ढिमकाना, आपने वेलकम नहीं किया था सर। देखें, मैं आपको शायद रिकॉर्ड का इल्म नहीं है ना, क्योंकि ये ऑपरेशन जब शुरू होने वाला था तो उससे पहले हम सब बैठे थे, इसमें हमारी भी ये ख्वाहिश थी कि यहाँ ऑपरेशन हो, लेकिन सियासी लोगों के ऊपर ना किया जाए, बल्कि जराइम पेशा अफराद, दहशतगर्दों के लिए हो। वो तमाम लोग जहाँ पे अगर फर्ज करें किसी पार्टी में मौजूद हैं तो उसके खिलाफ भी किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से वो सारा का सारा जो जोर था सिंध हुकूमत के साथ मिलकर जो कुछ हुआ है वो MQM के ऊपर किया गया, जबकि यहाँ पर तमाम बैंड तंजीमें मौजूद हैं, तमाम दहशतगर्द मौजूद हैं, वो तमाम जितने पॉकेट्स हैं वो आज तक मौजूद हैं। और इस बात का वफाक को इल्म भी है और रेंजर्स को ज़्यादा इल्म है, क्योंकि उन्होंने इस जगह कॉम्बिंग ऑपरेशंस भी किए हैं। उनको ये पूरा मालूम है कि यहाँ पर कौन कौन लोग इस दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी में शामिल है, कौन कौन जराइम पेशा में शामिल हैं। अभी आपने देखा होगा कि उज़ैर के मामला जब आए और उसने जो वहाँ पे बयानात दिए हैं, उसकी रोशनी के अंदर पीपल्स पार्टी के वो तमाम अरकान आ रहे हैं जिन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ये कहा, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जैसे लोग जो कि उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने कहा कि मैंने 3000 कलाशंकोफ जो हैं इसलिए नहीं दी कि शादी में चलाना है, बल्कि सर वो 3000 नहीं, आपने रिकॉर्ड की दुरुस्तगी का ताना मुझे दिया था, अब ये मैं आपको लौटा रहा हूँ। 3000 नहीं, 3 लाख असला लाइसेंसों की बात हुई थी, जिसपे मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, वसीम अख्तर साहब से भी बात की थी। इससे पहले कि आप इसको मजीद कंटिन्यू करें, जफर अली शाह साहब की तरफ जाऊंगा, कतः कलामी माफ। सिर्फ एक सवाल सर, सिर्फ एक सवाल, आपकी इजाजत के साथ सिर्फ एक सवाल सर, जफर अली शाह साहब ये मुझे बताइएगा सर। बिल्कुल सर, सलाउद्दीन साहब एक मिनट सर। जफर अली शाह साहब, इख्तियारात मिलने के बाद रेंजर्स ने एक बार फिर स्नैप चेकिंग का अमल शुरू कर दिया है, उजड़ी हुई चौकियां जो हैं आबाद हो गई हैं, हेल्पलाइन एक्टिव हो गई है। आपके ख्याल में इतना कर देना काफ़ी है या कुछ और भी इस ज़िम्न में किया जा सकता था कराची के शहरियों को अमन व अमान के हवाले से कुछ रिलीफ देने के लिए? वो अगर ज़रूरत हुआ तो वो यकीनन होगा। चौकियाँ आबाद इसलिए तो नहीं हुई कि वहाँ उन्होंने हुक्के पीने हैं या सिगरेट पीने हैं या बैठ कर, वो इसीलिए हुए हैं कि वो कराची के मासूम आवाम को और पुरअमन शहरी जो हैं उनके अमन के लिए ये सारी बात हुई है। मैं इसलिए तो कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल पार्टी क्यों खामखा बात को आता है, अब इतने खामखा आपको ज्यादा नहीं लगा सर? माजर, ये खामखा ज्यादा नहीं लगा? कोई वजह तो जरूर है, कुछ कुछ समझ में तो आ रहा है, आपको खामखा क्यों लग रहा है? नहीं, वजह कोई मासवा इसके कोई वजह नहीं है कि सूबाई हुकूमत जो है या सूबाई हुकूमत के जो पार्टी है उनके अफसरान को या उनके लीडरान को किसी न किसी कोई एक पॉइंट पर वो कहते हैं जी चलो जाते हुए कोई ना कोई बार्गेनिंग कर ले। हालांकि ये कतन फजूल बात है कि रेंजर्स जो है या जो आर्म फोर्सेस हैं वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है आपके, उनके साथ उनका काम मास वाइज के, और वो भी आपके या वफाक के कहने पर, आपकी हुकूमत या हमारी इस्लामाबाद की हुकूमत के कहने पर उन्होंने इंटरवीन किया है, और उन्होंने इंटरवीन करने के बाद एक सुख का सांस लिया है कराची। या तो ये कहना कि उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ मतलब है। तो अब ये है कि रेंजर्स वहाँ पर उसका कराची का कचरा उठाने से तो रही, अब ये काम तो नहीं रहा फौज का या रेंजर का वो आपको नाले साफ करके दे, लेकिन उसने अमन कायम करके दे दिया है आपको। और उसके लिए अगर कानूनी आइन का तकाजा है या ज़ाब्ता फौजदारी का तकाजा है कि उसको सूबाई हुकूमत जो है वो
नोटिफाई करे और उसको टाइम दे, और टाइम अगर ख़त्म हो गया तो मज़ीद टाइम दे। इसमें ये भी बात खुद पीपल पार्टी वाले को हक में है। वो ये ना समझें कि वो फॉर आर्गूमेंट से मैं बात करता हूँ, फ़र्ज करो वो अगर टाइम नहीं बढ़ाते, नोटिफिकेशन नहीं करते, तो क्या कराची में अमन कायम करने के लिए वफाक कुछ नहीं कर सकता? वफाक के पास भी पावर्स हैं, आइन में और भी पावर्स हैं। सर यही तो सवाल है कि वफाक क्यों कुछ नहीं करता? 72 घंटे गुजर जाते हैं। शेख सलाउद्दीन साहब, सर मुझे ये बताइएगा, रेंजर्स को अब अहम मुकामात की सिक्योरिटी का काम सौंप दिया गया है, ये चौकीदारी का काम सिर्फ रेंजर से लेंगे, अमनो अमान के हवाले से कोई काम उन्हें सूट नहीं करता, वजह क्या है, मामला क्या देखते हैं आप? देखिए, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया है कि जो मामलात अब सामने आ रहे हैं उसके अंदर एक बात अब खुल के सामने आ गई है कि कराची के अंदर कत्ल गारत, कराची के अंदर जो दहशत गर्दियाँ फैलाई गई हैं, कराची के अंदर जो जराइम की वारदातों में इजाफा हुआ, उसमें कौन शामिल था, उसमें खुल के अब बात सामने आ गई है। सर ये इंटरव्यू किसी और रुख पे निकल जाएगा, ये जो बात आपने की है, ये इंटरव्यू किसी और रुख पे निकल जाएगा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मामलात आ रहे हैं, आपको इसका अंदाज़ा होना चाहिए कि जो इन्होंने डील करके कुछ लोगों को बुलवाया भी था यहाँ पे, उसके बाद अब उनको जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि उनके नाम जो है वो उज़ैर ने ले चुके हैं, उज़ैर बलोच ने लिया है, और वो अब उसका फौजी अदालत में मुकदमा चल रहा है। अच्छा सर, एक सवाल आपसे पूछूंगा शेख सलाउद्दीन साहब, सॉरी सर शेख साहब, एक सवाल आपसे यहीं से, इन्होंने उज़ैर बलोच नामी बुजुर्ग ने एक नाम लिया कि फलां फलां आदमी मेरे साथ मौजूद था या मैंने फलां फलां के कहने पे ये काम किया, उसकी गिरफ्त की जानी चाहिए थी। आपके पॉइंट में ज़बरदस्त मैं कहूँगा दम है, लेकिन एक और साहब थे जिनका नाम था सौलत मिर्ज़ा, ब्रैकेट में अब हम मरहूम कहते हैं, उन्होंने भी कुछ अशखास के नाम लिए थे। आपके ख्याल में उन तमाम हजरात को भी कानून की गिरफ्त में लाना ज़रूरी था या अब लाना चाहिए, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, अगर उसने नाम लिए जिसने इस कराची शहर के अंदर कराची के अमन को ख़राब करने में जिन लोगों के नाम लिए, उनको बिल्कुल गिरफ्तार होना चाहिए, कटहरे में लाना चाहिए, उनको जो है अदालत से सज़ा दिलवानी चाहिए। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि सिर्फ ये काम नहीं होना चाहिए कि लोगों को मिस कर दिया गया, लोगों को जो है जबरी गुमशुदगी कर दी गई, उसके बाद उनकी लाशें फेंक देना, ये हम इस पर एतराज़ है। हमारा एतराज़ ये है कि उनको पकड़ें, लाशें फेंक देने पे एक और सवाल है सर, लेकिन ये इंटरव्यू सिर्फ आप ही की तरफ मुड़ जाएगा, इसलिए बेहतर है कि यहाँ एक वक्फा शामिल किया जाए। नाजरीन, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर का, वक्फे के बाद इस गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ शर्मिला फारूकी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन किसी तकनीकी खराबी के सबब प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ शरीक नहीं हो सकी और अब भी ऑडियो पे हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा, प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं आप मैम? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, अब वक्त मुख्तसर सा रह गया है, आप उस वीडियो पे तबसरा करना चाहेंगी जो हनीफ अब्बासी साहब ने अयान अली साहिबा का आसिफ जरदारी साहब से रिश्ता पूछा था, या मैं डायरेक्ट अपने सवाल पे आ जाऊँ? देखिए, तबसरा करने को तो बहुत सारी चीज़ों पे तबसरा हो सकता है, लेकिन आजकल जो लबो लहजा और जो अल्फाज मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ नुमाइंदों की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के हवाले से, मेरा ख्याल है कि वो लबो लहजा हम इस्तेमाल कर नहीं सकते, ना हमारी ऐसी तरबियत है। जो इस किस्म के अल्फाज, इस किस्म की गुफ्तगू करता है, शायद वो अपना ही बैकग्राउंड लोगों को समझा रहा होता है कि उसकी क्या तरबियत रही है और वो घर में अपनी माँ बहनों बेटियों के लिए क्या जुमले इस्तेमाल करता है। अच्छा मैम, मैं डायरेक्ट अपने सब्जेक्ट की तरफ आता हूँ। सिंध में रेंजर्स इख्तियारात का मामला हर मरतबा डोल ड्रम्स में डाल दिया जाता है, इस मरतबा भी ये मामला कई दिनों के बाद जाकर के वो हल हुआ। बड़ी बातें कर सकते हैं। शर्मिला साहब, मेरी आवाज़ सुन सकती हैं आप? तो मुनासिब होगा। शर्मिला साहब जी, मेरी आवाज़ सुन सकती हैं मैम आप?
जी मुझे आपसे बात। अच्छा मैम, ये मुझे बताइएगा, सिंध में रेंजर्स की तैनाती के बाद रेंजर्स इख्तियारात का मामला हर मरतबा जो है वो सर उठा लेता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि रेंजर्स ने अस्करी विंग्स, टारगेट किलर्स और भत्ताखोरों के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। वज़ीर आला तो बड़े ज़हीन और दाना शख्स को कहते हैं, आपके ख्याल में अपनी दानाई और अपनी जहानत के बावजूद वज़ीर आला सिंध को इतनी इस नतीजे पर पहुँचने में इतने दिन क्यों लग गए, और हर मरतबा ये हुस्न इत्तेफाक सिंध, कराची और सिंध वालों के साथ क्यों होता है? देखिए, मुझे नहीं समझ आता कि ये इतना फोकस क्यों होता है इस चीज से हर बार। कि मेरा ख्याल है लोग दिन, फिर घंटे, फिर वो लम्हे और वो फिर सेकंड्स और मिली सेकंड्स गिन रहे होते हैं क्योंकि अब रेंजर्स के अख्तियारात के हवाले से मुद्दत पूरी होगी और अब देखिए सिंध हुकूमत उसमें तौसी करती है या नहीं करती है। मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी मुद्दत खत्म हो जाती है 2-4 दिन में, फिर उनका नोटिफिकेशन इन ड्यू प्रोसेस से हो जाता है, उस पर कभी फोकस नहीं होता। लेकिन बिलखुसूस कराची के हवाले से ये सेकंड गिने जाते हैं। मेरा ख्याल है ये इतना बड़ा मसला नहीं था जितना बड़ा मसला शायद मीडिया में बन गया एज यूजुअल, मैं ऐसे कहूँगी। अच्छा मैम, लेकिन इसमें क्या साइंस है? हर मर्तबा पीपल्स पार्टी ही इस मामले को क्यों लटकाती है, और क्या हर मर्तबा ज़रूरी है कि चौधरी निसार इंटरवीन करें, उसके बाद फिर गर्म अल्फाज का, गर्म जुमलों का, गर्म सियासी बयानात का तबादला हो, एक दूसरे पर मड स्लिंगिंग की जाए, उसके बाद फिर वज़ीर आला साहब अपनी उंगलियों को हरकत में लाएं? ये काम तो वैसे भी हो सकता है। नहीं, देखिए चौधरी निसार साहब तो बड़ी फुर्सत से आते हैं टेलीविजन पे, जब आते हैं तो फिर 2 घंटे से पहले वो छोड़ते नहीं है। मैम रहमान मलिक साहब भी यही किया करते थे, वजारत दाखिला तो है ही। देखिए, और एक जो बात है जो आपने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है इस मसले को क्यों लटकाती और जाती, मुझे क्योंकि आपकी ऑडियो बिल्कुल साफ नहीं आ रही, इसलिए मैं थोड़ा गेस भी कर रही हूँ कि आप क्या बात करें। देखिए, 3 माह की मुद्दत पूरी हुई, मामला जो है वो काबीना के अंदर गया, काबीना ने उसकी मंजूरी दी और मंजूरी के बाद कल जब काबीना का इजलास हो उसके बाद वफाक को एक चिट्ठी जो है वो अरसाल कर दी गई कि जी हमें 3 माह के लिए और रेंजर्स की जरूरत है। मेरा ख्याल है मामला बड़ा सिंपल है, इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है। चले शेख सलाउद्दीन साहब को शरीक को गुफ्तगू करता हूँ। शेख साहब, उन्होंने तो स्ट्रेट अवे कह दिया मामला बड़ा सिंपल है। ये मुझे बताइए, आप वहाँ कैंप लगा के एहतजाज कर रहे हैं, जाहिर है कि मामला सिंध और कराची बिलखुसूस के अवाम के हुकूक की बहाली का है, आपका जज्बा यकीनन लायक तहसीन है, लेकिन इसी मामले पर PSP ने भी लबकुशाई की है। वो भी कह रहे हैं कि रेंजर्स के इख्तियारात पर सियासत की जा रही है, अवाम की सिक्योरिटी को दाव पर लगाया जा रहा है, कोई वाक़या हुआ तो वज़ीर आला सिंध जिम्मेदार होंगे। अपनी सियासी इख्तलाफात के बावजूद, इससे कता नज़र, आप समझते हैं कि वाकई PSP ने इस मामले पर जो कहा है, जो स्टेटमेंट दिया है, वो लायक तहसीन है? एक लम्हे के लिए भूल जाइए कि आपका उनसे इख्तलाफ है। एक तो मुझे आपकी आवाज़, देखिए, आज जैसा कि आपके चैनल्स ने ये दिखाया, पूरा हमारा एक लॉन्ग रैली जो आपने देखी होगी, लियाकताबाद से लेके कायदे के मज़ार तक हम यहाँ पर बैठे थे। एक हमारा बड़ा प्रोग्राम हुआ जो कराची के हुकूक के लिए और कराची के अमन के लिए और कराची के वो बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर कराची में कोई भी पार्टी हो, चाहे वो किसी से भी ताल्लुक़ हो, लेकिन कराची के अमन के लिए, कराची के बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए, कराची के बुनियादी मसाइल के लिए अगर जो भी खड़ा होता है और जो जिस तरह भी सपोर्ट करता है, हम उसको खराए तहसीन पेश करेंगे और जो भी हमारे साथ उसमें हमारे साथ मिलकर एहतजाज करेगा, हम उसको भी वेलकम करेंगे। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, ज़फ़र अली शाह साहब आपको शरीक गुफ्तगू करूँगा। सर ये मुझे बताइए, गवर्नर सिंध का एक स्टेटमेंट इस वक्त मेरे सामने, फरमाते हैं कराची ऑपरेशन पर सिंध की सूबाई हुकूमत आलम तज़ब्ज़ुब में थी। सर ये मुझे बताइए कि अगर सिंध की हुकूमत जो है वो आलम निज़ाम में, आलम तज़ब्ज़ुब में थी भी, तो वफाक क्या कर रहा है, वफाकी हुकूमत क्या कर रही है? सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर ये सब कुछ कब तक देखते रहेंगे आप लोग? ज़फ़र अली शाह साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं सर आप? आरफीन साहब के जी वो बड़ी कम आ रही है। सवाल आप तो ने मुझे सवाल किया आपने? जी सर, मैंने आपसे सवाल किया है ऑडियो में, अभी मैं थोड़ा लाउड बोल देता हूं। सर, कराची ऑपरेशन पर सूबाई हुकूमत तज़ब्ज़ुब का शिकार थी, गवर्नर सिंध का इरशाद है,
ये मुझे बताइए कि गवर्नर सिंध को ये कश्फ जब हुआ उससे पहले तक विफाक क्या कर रहा था या अब विफाक क्या कर रहा है? दस्तखत होने से पहले विफाक ने इंटरवेंशन पहले क्यों नहीं कर दी और हर मर्तबा ये मामला पेंडिंग क्यों होता है? देखिए जी, ये तमाम इसकी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी की सिंध की गवर्नमेंट पर है। ये उनकी वजह से लेट होता है, उनकी वजह से इसमें कोई दो राय नहीं है सर, ये एक आम आदमी भी जानता है। लेकिन मैं ये सवाल कर रहा हूं सर कि सूबाई खुदमुख्तारी के नाम पर ये सब कुछ कब तक होता देखते रहेंगे आप? देखिए जी, सूबाई मुख्तारी ऑल टुगेदर एक अलग चीज़ है, लेकिन ये कब तक देखते रहें, ये आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि ये अगर कोई ऐसा स्टेज आ गया जिस स्टेज पे इनकी ज़िद और हटदर्मी से सूबा सिंध के अवाम को या कराची के अवाम को अगर उनको कोई मुश्किलात आई और रेंजर्स को और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज को अगर वहाँ काम करने में कोई दिक्कत हुई, इन्होंने कोई रोड़े अटकाए, तो लामौला बहुत बड़े और पुलिसिंग के इख्तियारात वापस ले लिए, चौकीदारी पे लगा दिया है, तो अब दिक्कत तो होगी ना, एक आम आदमी को दिक्कत होगी। जाहिर है कुछ अशखास की सहूलत के लिए अगर ये मुश्तबा अमल किया गया है, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे है असरार। असरात तो फिर वो यही है ना जी कि बाज़ सियासतदानों के दोस्त जो हैं वो पकड़े जाते हैं। उन्हें दो किस्म के ख़तरे होते हैं, एक तो हमदर्दी का कि हमारा दोस्त पकड़ा गया है, और दूसरा इस ख़तरे का कि ये अब हमारा दोस्त जो है हमारे राज सारे उगल देगा। और जो वो उगल दिए हैं, उगल देते हैं, वो एवरीबडी नो, ये ओपन सीक्रेट है पूरे सूबा सिंध और कराची बल्कि पाकिस्तान में। तो ये इस तरीके से सियासत तो मुल्क की नहीं चलती कि अगर वो किसी के दोस्त साथी दोस्त पकड़े जाएँ और दोस्त उनके इन्वॉल्व हों 8-8 दर्जन के हीनियस क्रिमिनल ऑफेंसेस में, तो इसलिए उनको जरा थोड़ा शर्मिला फारूकी साहबा, बड़ा संगीन इल्जाम सामने आया। मैम ये मुझे बताइएगा कि जरदारी साहब के दोस्तों के हवाले से ये जो बातें गर्दिश में हैं, इनमें किस हद तक सदाकत है, और अगर खुदा न खास्ता इसमें कुछ सदाकत है भी तो क्या महज कुछ इंडिविजुअल्स के लिए एक इतने बड़े जमहूर का गला घोटना या उनके मफादात का खुदा न खास्ता समझौता करना ये जमहूरियत वालों को ज़ेब देता है? नहीं, आपने क्या कहा कि क्या चीजें गर्दिश में हैं? जरदारी साहब के कुछ दोस्तों की गिरफ्तारी के हवाले से, और कहीं कुछ और लोग ना पकड़े जाएं, इस तरह की कुछ खबरें गर्दिश में हैं। जफर अली शाह साहब ने इसी तरफ इशारा किया है, आप इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगी? मैं जफर अली शाह साहब को सुन नहीं सकी, लेकिन आपने कहा कि जरदारी साहब के कुछ दोस्तों को अगवा किया गया, ये तो हम भी एहतजाज नहीं, मैंने अगवा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जी, मैंने अगवा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया मैम। देखें, मैंने आपसे कहा ना कि आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। मैं आधा टाइम गेस्ट बॉक्स कर रही हूँ, आप कह रहे मेरे बड़ा मुश्किल है ये शो करना, क्योंकि आपकी DSNG की सैटेलाइट चल नहीं रही है। मैं इसके लिए माजरत ख्वाह मैम, मैं इसके लिए माजरत ख्वाह। बहुत डिस्टर्बेंस है। आप शायद प्रेसिडेंट जरदारी साहब के लापता होने की बात। मेरा सवाल ये है मैम कि जरदारी साहब के कुछ दोस्तों की अरेस्ट के बाद उस अरेस्ट के हवाले से जो है वो कुछ मामला आया है कि इसी हवाले से आपने पुलिसिंग के इख्तियार। हम तो कह रहे हैं ना कि अगर कोई ऐसा मामला है तो अरेस्ट दिखाएं तो सही ना। इस वक्त तो एज फार एज वी आर कंसर्न वो लापता हैं, अगवा हैं, उनकी फैमिलीज भी उनको ढूंढ रही हैं, कुछ ने पिटिशन भी लगाई। हम तो यही कह रहे हैं अगर कोई मुकदमा है तो FIR काट दें, उनको सामने तो लेकर आए। ये तो किसी भी दुनिया के मौजूद मुल्क में कहीं भी किसी भी कानून में ये नहीं लिखा कि आप लोगों को उठा के गायब कर दें। कोई भी मसला हो, हर जुर्म के लिए कोई ना कोई दफा तो है ना पाकिस्तान पीनल कोड में। आप FIR काटें, मुकदमा चलाएं। तो मैम वो दफात तो कई दफ़ा लगती हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते नजर आते हैं, किसी की ताजपोशी की जा रही होती है, किसी को कराची डिवीज़न का सदर बना दिया जाता है। इस तरह के मामला भी तो होते हैं ना। फिर कौन सी दफ़ा लगाएं और कितनी दफ़ा लगाएं? किसकी ताजपोशी हो रही है? वो अभी हुई थी ना सिंध में शर्जील मेमन साहब की। वो तो फिर आप उन्हीं से बात करके वही बात का। अच्छा नहीं, वो लेकिन आपने खबरें तो देखी थी ना शर्जील मेमन साहब की तर्जुमान तो नहीं ताजपोशी की। ये तो पार्टी के फैसले होते हैं। डॉक्टर आसिम की जमानत हुई है एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत। अब आप अगर किसी जज के ऊपर कोई असपर्शन कास्ट करना चाहते हैं तो मैं तो ये नहीं, मैं खुदा न खास्ता ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। शेख सलाउद्दीन साहब सर मुझे ये बताइएगा, सिंध हुकूमत की जानिब से इख्तियारात बहरहाल तफवीज़ कर दिए गए, अब वो इख्तियारात कम है ज़्यादा हैं, इफेक्टिव होंगे नहीं होंगे इसका फैसला वक्त करेगा।
लेकिन ताजिरों ने भी कुछ दिनों पहले हुकूमत को एक बार फिर हर दफ़ा की तरह तंबीह की थी कि 3 यौम के अंदर ये इख्तियारात तफवीज़ कर दिए जाएँ, बसूरत दीगर हम एहतजाज पे मजबूर होंगे। आपके ख्याल में इसका कोई कनेक्शन इन बिटवीन है कि सिंध गवर्नमेंट ने जा करके प्रेशर में आकर के और ये इख्तियारात तफवीज़ किए? क्या देखते हैं आप? देखें, इसमें हुआ ये कि जो आज की जो हमारी रैली थी, ये जो रैली थी सिर्फ MKM पाकिस्तान की नहीं थी, बल्कि पूरे कराची के अवाम की थी, जिसमें तमाम पार्टी के लोग और तमाम कारोबारी हजरात, इंडस्ट्रियलिस्ट और तमाम जो है सिविल सोसाइटी के लोग थे। और यहाँ पर इस बात को उन्होंने आके हमारी इस बात की तजदीद कर दी है और हुकूमत सिंध को मुतनब्बे कर दिया है कि अब आवाम सड़कों पर निकल आइए, उनके इख्तियारात उनको चाहिए, मेयर कराची के इख्तियारात चाहिए, डिप्टी मेयर के जो इख्तियारात चाहिए, ताकि उनके बुनियादी जो मसाइल है वो हल हो। क्योंकि दुनिया के अंदर एक निज़ाम होता है जिसको कहते हैं बल्दियाती हुकूमत या जो है बल्दियाती गवर्नमेंट। वो ऐसी हुकूमत होती है जिसने निचले सतह के ऊपर वो जो है सारे काम करने होते हैं। क्योंकि हमने भी 18वीं अमेंडमेंट के बाद वो तमाम चीज़ें जो वफाक में थी हमने सिंध गवर्नमेंट में ला के दे दी या तमाम सूबों की गवर्नमेंट में ला के दे दी। उनका फ़र्ज बनता है कि अब निचली सतह के ऊपर उसको तकसीम करें, जहाँ जहाँ जो लोग बैठे हैं उनको इख्तियारात दें, मुंतखब जो है नुमाइंदे हैं उनको इख्तियारात दें ताकि वो काम करें। इस शहर का हाल ये है कि आज रोशनियों का शहर जो है वो कचरे के ढेर में पड़ा हुआ है। सर, हम अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ गामज़न हैं। ज़फ़र अली शाह साहब को शरीक गुफ्तगू करूंगा। ज़फ़र साहब, ये मुझे बताइएगा सर, मुनासिब है कि रेंजर्स जैसे इदारे को, रेंजर्स वालों को VVIP सिक्योरिटी के लिए, प्रोटोकॉल ड्यूटियों के लिए या इमारतों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए? बेहतर ना होगा कि इन सारे कामों के साथ साथ उन्हें आवाम के तहफ़्फ़ुज़ पे भी मामूर रखा जाता, पुलिसिंग के इख्तियारात भी दिए जाएँ ताकि आवाम में एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो? बिल्कुल, इसीलिए तो उनको लाया गया है, इसलिए उनकी इंटरवेंशन है सारे इस सिस्टम में, कराची के अमन में। हेलो जी सर। हेलो जी सर, ज़फ़र साहब मैं सुन सकता हूँ आपको, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। तो उसमें देखे जी, उन्होंने इमारतों की भी हिफाजत कर दिया। इमारतें भी आवाम की हैं, लोगों की हैं, पब्लिक की हैं। हुकूमत की जो चीज़ है वो पब्लिक की चीज़ है, तो वो उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना, बताखोरी से लोगों को बचाना, कारोबारी लोगों को बचाना, सारा रेजत का काम है, वो करेंगे। इसीलिए तो उनको बुलाया गया है, इसीलिए तो उनकी मदद ली गई है। और अगर ये उनकी मदद जो कि गुड फेथ में अच्छे काम के लिए है और वो अगर नहीं पसंद वज़ीर आला साहब को, तो फिर मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और वो हर बात पर कभी वफाक को धमकी दे देते हैं कि अच्छा जी आप हम इन अदारों को बंद करके इस्लामाबाद भेज देंगे, फलां को फलां। ये अच्छा नहीं लगता। इमदाद शाह साहब तो बड़े एक यंग आए थे, बड़ी लोगों ने तवक्को रखी थी इनसे और काफ़ी हद तक ठीक जा रहे हैं। लेकिन ये बीच में जो इस पे बार्गेनिंग पे आ जाते हैं और इख्तियारात हम नहीं देंगे, नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे और पसे पर्दा कुछ और अपनी लीडरशिप को ज़रूर खुश करें। मैं ये नहीं कहता उनको न करें, लेकिन अननेसेसरी जो है। शर्मिला फारूकी साहब से हमारा साहिबा से हमारा राब्ता अनफॉर्चुनेटली मुनक़ता हो गया है। शेख सलाउद्दीन साहब, सर मुझे आखिरी सवाल, ज़रा मुख्तसर जवाब इनायत कीजिएगा। गवर्नर सिंध अपने एक बयान में फरमाते हैं कराची में अमन के लिए रेंजर्स का क़याम ज़रूरी है। कराची सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है लेकिन 60% से ज़ायद टैक्स की बात दुरुस्त नहीं। अगर 60% ना सही 6% टैक्स भी कराची देता है तो उसके अगेंस्ट में कराची और कराची वालों को ये सब कुछ मिलता है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं गवर्नर सिंध साहब का मैं बड़ा एहतराम के साथ, हालांकि वो जो हैं इस आदाद व शुमार के माहिर भी हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि कराची जो है जो सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है, ये रिकॉर्ड कोई भी रिकॉर्ड में। ये सर मेरे सवाल में कवर हो गया, बहुत कम टाइम है, जरा जल्दी से अपना जवाब कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, तो उसमें राइट सर, अनफॉर्चुनेटली हमारे शो का वक्त अब खत्म हो गया। नाजरीन हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ। इसी के साथ अपनी गुफ्तगू करते हैं। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फी अमान अल्लाह।